गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन से संबंधित दो प्रक्रियाएं हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में संपादित होती है, और दूसरा क्रेब साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का जो तीसरा पार्ट है उसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल की जो विक्रियाएं थी उसमें एटीपी का जो निर्माण होता है वो क्रियाधर स्तर पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के दौरान होता है। परंतु एरोबिक रेस्पिरेशन में अधिकतम जो ऊर्जा होती है वो NaDH2 और FADH2 नामक अपचायकों में संचित रहती है। ये हम लोग क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में अध्ययन कर चुके हैं। इन हाइड्रोजन ग्राहियों से ऊर्जा के विमुक्त होने और एटीपी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, और ये रेस्पिरेशन का अंतिम चरण है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ETS कहते हैं, उस पर संपन्न होता है। इस टॉपिक को हम लोग दो भागों में अध्ययन करेंगे। एक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ स्थित होता है, कैसे इसकी लोकेशन होती है और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, और दूसरा जो हम टॉपिक लेंगे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसे हम कहते हैं मतलब कि एटीपी का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार से उसकी मैकेनिज्म है, और एक थ्योरी दी गई है जिसे हम रसायन परासरणी सिद्धांत, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ETS माइटोकॉन्ड्रिया में किस जगह व्यवस्थित होता है। तो ETS को सबसे पहले हम समझते हैं। ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो पोर्शन दिखा रखा है, ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को दिखा रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये जो पोर्शन है इस तरफ बड़ा, इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, और बाहर की तरफ को जो पोर्शन होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बाहर जैसे मान लो और इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा या ऊर्जा का निर्माण होगा वो सारी की सारी जो इंसिडेंट या जिसे हम घटनाएं कह सकते हैं या प्रक्रियाएं कह सकते हैं वो किस जगह संपन्न होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब हम इस ETS को स्टेप वाइज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन ETS है, इसको सबसे पहला अगर हम पॉइंट लें तो जैसा कि आप जानते हो कि रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, और जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया जो होगी उसमें हाइड्रोजन के विस्थापन से होती है। ये हम डिहाइड्रोजनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकृत क्रियाधर से हाइड्रोजन युग्म का विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर का विस्थापन होगा, जो अपघटन द्वारा 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जैसे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी तो हाइड्रोजन युग्म के विस्थापन से आपके पास 2 प्रोटॉन बन गए और 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। सबसे पहली प्रक्रिया। अब ये जो निष्कासित हाइड्रोजन हुए हैं उसको विभिन्न हाइड्रोजन ग्राही पदार्थों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पायरुविक एसिड, PA का मतलब पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण में क्रेब साइकिल में 5 ऑक्सीकृत पद होते हैं। 5 जगह ऑक्सीडेशन होता है और 5 जगह NaDH2 और FADH2 का निर्माण होता है। प्रत्येक पद में हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन युग्म NAD के अपचयन में प्रयुक्त होते हैं, जबकि सक्सिनिक अम्ल से जो विस्थापित युग्म है वो FAD द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये जो लाइन है, सेकेंड पॉइंट जो हमने लिया है, इस पॉइंट को आप क्रेब साइकिल को देख के आप इससे मैच कर सकते हो किस जगह NaDH2 बन रहा है और किस जगह FADH2 बन रहा है। ये दोनों अभिक्रियाओं के दौरान इसको शो किया गया है। अब जो हमने तीसरा पॉइंट लिया है कि जो NaDH2 और FADH2, इनको रिडक्टेंट कहते हैं, जिसका निर्माण क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है। इन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और जल का निर्माण होता है। NaDH2 और FADH2 ऑक्सीजन से सीधे कभी भी संयोजित नहीं होते। ठीक है। इन रिडक्टेंट या अपचायकों से इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों की एक श्रृंखला द्वारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तक पहुंचते हैं, और इलेक्ट्रॉन वाहकों की यह जो श्रृंखला होती है इसे हम क्या कहते हैं, ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा कि सबसे पहले वाले जो डायग्राम में मैंने बताया था कि जो NaDH2 से जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ऑक्सीकरण होने से वो विभिन्न प्रकार की चेन के माध्यम से
पहुंचेगा और अंत में आपके पास किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन का। एक बार फिर उस डायग्राम को अगर हम लोग देखें, आप ये देखें, ये जो पोजीशन बता रखी है आपके इस जगह, ये देख लें कि कोई एक स्टेप के अंदर हम लोगों ने NADH जो मॉलिक्यूल है उसको लिया, NADH2 का ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण होने से दो आपके पास प्रोटॉन बन गए और दो इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण होगा। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, आप ये देख सकते हैं, जैसे ये FMN बता रखा है, फ्लेविन जिसको हम लोग बोलते हैं, या यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न जो उत्पाद है या इलेक्ट्रॉन की जो चेन है उसके माध्यम से ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन है ये घूमता हुआ अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक पूरी श्रृंखला के बाद इस जगह आप एक देखें कि ऑक्सीजन का एक एटम है, उसके साथ ये संयोजित होकर उसने किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। तो इलेक्ट्रॉन जो NADH2 के ऑक्सीकरण से जो निकला वो विभिन्न माध्यम से होता हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम तक पहुंचेगा और जल का निर्माण करेगा। और इसी दौरान कुछ जगह इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होता है तो ऊर्जा की विमुक्ति होती है और वही ऊर्जा ATP के निर्माण करने में सक्षम होती है। अब आप वापस अपन उसी पॉइंट पे जाते हैं। अब आप देखें कि जो ETS है ये मूल रूप से एंजाइमों के अणुओं की श्रृंखला है जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में स्थित होती है। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, इनमें आयरन उपस्थित होता है और इस श्रृंखला में एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम के स्थानांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और कुछ स्थानों पर यह मुक्त ऊर्जा ATP के निर्माण में उपयोग होती है। तो मूल उद्देश्य जो ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का है वो है ATP का निर्माण करना। ETS में इलेक्ट्रॉन अभिगमन के दौरान ऊर्जा का विमोचन होता रहता है और अंततः इलेक्ट्रॉन जो युग्म है वो दो हाइड्रोजन परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्शन करके जल के एक अणु का निर्माण करता है। आगे डायग्राम में और हम इसे क्लियर करेंगे। ETS के विभिन्न घटक जो होते हैं उसमें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN, कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन जिसे कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम जिसमें साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A, ये जो कंपोनेंट लिए हैं ये सारे के सारे या इसे प्रोटीन के जो पार्ट होते हैं ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। अब देखेंगे कि NADH2 से जब हाइड्रोजन का स्थानांतरण FMN, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला पदार्थ होता है उसमें होगा, तब ये FMNH2 में अपचयित हो जाता है और अपचयित फ्लेवोप्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों से होता हुआ साइटोक्रोम A तक पहुंचता है जो अंततः इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को स्थानांतरित करता है। NADH2 से FMN, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C से जब साइटोक्रोम A के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो एक ATP का निर्माण होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि NADH2 के प्रत्येक अणु से 3 ATP, आप देख सकते हैं, आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि तीनों ATP कहाँ कहाँ बने, और FADH2 के प्रत्येक अणु से 2 ATP का निर्माण होता है। ये थ्योरेटिकल 5 पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं ETS को समझने के लिए। अब सबसे मेन जो डायग्राम है कि किस प्रकार से हम पूरे इस सिस्टम को समझ सकते हैं ETS वाले को, ये आप देखें। सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया कि NADH2 ये जो अपचायक है इनका निर्माण कब होता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर 5 जो स्टेप थे उसके अंदर या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इसका निर्माण होगा। ये NADH2 है, ये जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन युग्म है वो निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन युग्म निकलने के बाद आप ये देख सकते हैं ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 ये जो पदार्थ है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं। जैसे NADH2 का ऑक्सीकरण होगा एक इलेक्ट्रॉन इनमें से निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहला जो पदार्थ है FMN या फ्लेवोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो जैसे ही ये ग्रहण करता है इस समय कुछ ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा जो है वो ATP के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लेवोप्रोटीन से यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q से होता हुआ साइटोक्रोम B में पहुंचता है। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जब पहुंचेगा तो फिर ATP का निर्माण होगा। दूसरे स्टेप पे हम लोग कह सकते हैं ये ATP का निर्माण हो गया। ठीक है, साइटोक्रोम C से जब साइटोक्रोम A के मध्य पहुंचता है तब एक ATP मॉलिक्यूल एक और यहाँ बनेगा और अंत में आप ये देखेंगे ये ऑक्सीजन का एक एटम है उसके साथ और प्रोटॉन जो निर्मित हो रहे हैं उसके साथ मिलके अंत में जल का निर्माण हुआ। तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसका निर्माण कर रहा है, वाटर का निर्माण कर रहा है, लेकिन 3 जगह 3 स्टेप के अंदर आप ये देख सकते हैं। तीसरा स्टेप जो आपको दिखे, 3 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ जब इसका निर्माण हो रहा है ATP का, दूसरा आप वापस देखें पहला स्टेप और दूसरा स्टेप जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जा रहा है, और तीसरा स्टेप जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से
साइटोक्रोम ए में जा रहा है, तब एटीपी का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप लोग ये भी देखेंगे कि जब FADH2 का ऑक्सीकरण होता है तो ये FADH2 जो है ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा, सीधा यूबिक्विनोन्स को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा। तो उस समय ये पहला स्टेप है, उसमें संपादित नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से 2 ATP मॉलिक्यूल का निर्माण आपको उसमें दिखाई देगा। तो अब हम लोगों ने ये जो देखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एनर्जी का जो निर्माण हुआ है वो किस किस जगह हुआ है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 कंपोनेंट है, 3 घटक है जहाँ वहाँ पे एटीपी का निर्माण हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी का निर्माण किस वजह से होता है, या जब प्रोटॉन जब इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जब इकट्ठे होंगे तो कौन सा फोर्स काम करेगा और किस प्रकार से एटीपी का निर्माण होगा, इसके लिए जो सिद्धांत दिया गया है उसको हम लोग कल समझेंगे। धन्यवाद।